नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। चित्र 1, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन इस एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उनके बेटे को जफर ने के सामने ही मार डाला। मुगलों बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित किया। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखलाने लगे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियायतों कायम कर ली, जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियायतों में सामने आने लगी। दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सका। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत में आए, यहाँ इलाकों में कब्जा किया दिलचस्पी नहीं थी, और फिर ऐसे क्या हुआ कि एक दिन में विशाल साम्राज्य के स्वामी बने। इस अध्याय में आप देखेंगे कि यह कैसे हुआ। चित्र 2, 18वीं शताब्दी में भारत तक आने वाले रास्ते। वाणिज्य एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसने चीज़ों को सस्ती कीमतों पर खरीद कर और ज़्यादा कीमतों में बेचकर मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़त हासिल कर लिया, जिसे कंपनी को पूरब से व्यापार तक एक अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्ट से सारे कंपनी समुद्र पर जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरे अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्य कंपनियों मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमतों पर बेच सकती थी। जब इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते थे, तब पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाल के खोज यात्री वास्को द गामा ने 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्र मार्ग का पता लगाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर की व्यापारिक संभावनाएं तलाशने लगे। कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थीं। यूरोप के बाजारों में भारत से बनी सूती कपड़े, रेशम जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी भी जबरदस्त मांग थी। यूरोप कंपनियों के बीच इस प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। फरमान एक शाही आदेश। चित्र 3, मद्रास के जहाज़ों के सामान लाती स्थानीय नौकाएं। विलियम स्पेंसर द्वारा बनाया गया चित्र 1867। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार
में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों ने से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापारी राजनीतिक एक दूसरे से अलग रहना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें यह कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। इस कंपनी व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। फैक्ट्री के वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उनके दफ्तर थे जिसे कंपनी अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी के सौदागर और व्यापारियों को फैक्ट्रियों के आसपास बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू किया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इस कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार किया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी। उदाहरण के लिए औरंगजेब फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार अधिकार मिला था। कंपनी जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यहाँ से छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते। चित्र रॉबर्ट क्लाइव। कठपुतली यह एक खिलौना होता है जिसे आप धागे के सहारे से हिसाब से नचाते हैं। जो इस व्यक्ति के किसी इशारों पर चलता है उसे मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। क्या आप जानते हैं पलासी का यह नाम किस तरह पड़ा। दरअसल असली नाम पलासी था जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर पलासी कर दिया था। इस जगह को पलासी यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण कहा जाता था। पलाश के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता था जिसका होली पर इस्तेमाल होता था। व्यापार से युद्धों तक। 18वीं सदी के शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय से दूरी क्षेत्रीय ताकतों में स्थिति भी ऐसी हो गई थी कि मुर्शिद कुली खान के बाद अली वली खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने वाले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के ढलाने का अधिकार नहीं दिया। उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार राजस्व वसूली कम होती जा रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों को अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। पलासी का युद्ध। 1756 में अली वली खान मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह से कंपनी एक कठपुतली नवाब चाहती थी जो व्यापारिक रियायतों और अन्य सुविधाओं को आसानी से आनाकानी न करे। जब सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कंपनी उनके राज्य में राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी को रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 3000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौज ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेर लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी की कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकले जाने वाले खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने
रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिकों की बड़ी मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति भी जाफर कारगुजारियों भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर अपने आप साथ मिला लिया, सिराजुद्दौला को हटाने का मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। चित्र 5 महान्यायालय कच्छ ईस्ट इंडिया हाउस लंदन स्टील ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ फ्रांसिस के लंदन स्थित लंदन हार्ट स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठकें होती थी। यह एक ऐसी सभा का चित्र है। चित्र 6 सिराजुद्दौला सत्ता का आश्वासन। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं को संदेश और अविश्वासों से देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेज सम्राट के मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट के 7 जनवरी 1759 को कलकत्ते से एक चिट्ठी भेजी। नवाब की शिकायतें। 1737 में बंगाल नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में क्या कहा? प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। मीर जाफर नवाब बने। कंपनी भी अभी भी शासन में जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उनका मूल उद्देश्य व्यापार को फैलाना था, मगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़ाई लड़े किया जा सकता था। जो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर कासिम मीर को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान होला तो बक्सर की लड़ाई 1764 उसको भी हराना पड़ा। उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी इस इरादे बदल चुकी थी। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल की विशाल राजस्व साधने पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत के ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि वह कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ फायदे भी थे। कंपनी हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगी। क्लाइव खुद को कैसे देखता था? संसद की एक समिति के सामने सुनाई गई दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसने जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या कहा। गतिविधि। कल्पना कीजिए आप कंपनी के एक युवा अफसर हैं, कुछ महीनों के लिए भारत आए हैं। आप इंग्लैंड में रहने वाली अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखकर उन्हें अपनी ऐशो आराम भरी जिंदगी के बारे में बताएं और उनकी तुलना ब्रिटेन में अपने पुराने जीवन से करें। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में असली नवाबों का इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। 1763 में जब इंग्लैंड के मद्रास चेन्नई आया तो उसने
18 साल, उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में यह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुए। यह उनकी दौलत 401-402 पाउंड के बराबर थी, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकोक कंपनी के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। भ्रष्टाचार आरोप में बरी तो कर दिया, लेकिन 1774 में उसे आत्महत्या कर ली। कंपनी का फैसला। शासन। कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो यह महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला नहीं किया। उसने किसी भारतीय रियायतों पर अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियायतों के रेजिडेंट तैयार कर दिए। कंपनी के राजनीतिक व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना था। एजेंट के माध्यम से कंपनी अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर हमले में भी दखल देने लगे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसे बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ों के कंपनी अफसर ही तय करना चाहते थे। चित्र 7 अपने बेटे और ब्रिटिश रेडिनेट के साथ बड़े नवाब सिराजुद्दौला टिलीकैट द्वारा बनाया गया चित्र तैल 1772। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों में फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ रेजिडेंट के सामने अपनी चिरपरिचित शान शौक के साथ दिखाई दे रहे हैं। निर्दयता, निर्देश, अधीनस्थता, दब्बों। चित्र 8 टीपू सुल्तान। अगर भारतीय शासक अदा करने में चूक जाते थे, जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलिंस गवर्नर जनरल 1798 से 1705 तक, उस समय अवध नवाब 1801 अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने को मजबूर कर दिया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके छीन लिए गए। रेडिन की ताकत क्या होती थी? कंपनी द्वारा नियुक्त योग्य रेडिनेस के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा। टीपू सुल्तान शहर मैसूर। जब कंपनी ने अपनी राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो उसने कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राजा मैसूर के उदाहरण की आवाज़ समझी जाती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से 1782 और उसके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान शासनकाल 1782-1799। शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदी थी। 1758 में टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची पर निर्यात रोक दिया। सुल्तान के स्थानीय सौदागरों को कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों को घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। चित्र 9 टीपू सुल्तान के बेटों के बंधक के रूप में क्वारलिस के सामने पेश किया जा रहा था। डेनिस आल्म द्वारा चित्र 1793। कंपनी की फौज
को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों, हैदराबाद के निजाम और कंपनी के नियुक्त फौज हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से संधि करनी पड़ी। टीपू सुल्तान की कहानियाँ। सुल्तान के इस कदमे से अंग्रेज आग बबूला हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। फलस्वरूप मैसूर अंग्रेजों के चार बार जंग हुई। 1767 से 1769, 1780 से 84, 1790 से 92 और 99। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर का राजकाज पुराने बोडियार राजवंश हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। चित्र 10 टीपू सुल्तान का खिलौना। यह टीपू सुल्तान की एक विशालकाय मशीन खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए है। इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीख की आवाज़ आती थी। यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में रखा हुआ है। 4 मई 1799 को जब कंपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इस खिलौने को अपने साथ ले गए। गतिविधि। कल्पना कीजिए आपको श्रीरंगपट्टनम के युद्ध और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले 2 पुराने अखबार मिलते हैं। एक ब्रिटेन का और दूसरा मैसूर का। दोनों अखबारों के लिए इन घटनाओं के बारे में एक एक सुर्खी लिखिए। इन्फेडेरस गठबंधन। चित्र 11 लॉर्ड हेस्टिंग्स। चित्र 12 किस्तूर रानी चन्नबा की स्मृति में बनाई गई मूर्ति। मराठों से लड़ाई। 18वीं शताब्दी में आखिरकार कंपनी मराठों की ताकत को काबू और ख़त्म करने सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया। इन राज्यों में बारकोट, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे अन्य राजवंशों के हाथों में थी। यह सारे सरदार सर्वोच्च मंत्री अंतर्गत फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। एक के बाद एक युद्धों में कंपनी मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 सालाभाई संधि साथ खत्म हुआ, जिसे कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इस नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 में तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवेर को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य और दक्षिण में स्थित भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण में स्पष्ट होता है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कंपनी क्षेत्रीय विस्तार पर आक्रमण नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, उसके लिए भारतीय राज्य से ऊपर है। लेकिन यहाँ रोबोकोटा नहीं चाहती। उदाहरण के लिए जब अंग्रेज कित्तूर के छोटे राज्य कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चंपा ने हथियार उठा लिए, अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। चन्नबा के बाद कित्तूर स्थित
सुबह एक गरीब चौकीदार सेना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें अंग्रेजों से पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। चित्र 3, महाराणा रणजीत सिंह का दरबार। चित्र 14, संबलपुर की वीर सुरेंद्र राय का चित्र। गतिविधि, कल्पना कीजिए आप नवाब के भतीजे हैं। आपको बचपन से यह एहसास कराया गया है कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। आपको पता चला है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? 1830 के दशक में अंत ईस्ट इंडिया कंपनी रूस से प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरी एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत की ओर अपनी चपेट में ना ले ले। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ महाराणा रणजीत सिंह ने अपनी कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 उनकी मृत्यु के बाद रियाद के साथ दोनों लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। विलय नीति, अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति अपनाई जिसे विलियम नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत एक तरफ से आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं हो तो उसकी रियायत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियायतें 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853, झांसी 1854 अंग्रेजों के हाथ में चली गई। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को अपने नियंत्रण में ले लिया। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क गया। अवध के लोग 1857 में महान विद्रोह में शामिल हुए। चित्र 11, भारत 1797, भारत 1840, 1857। चित्र 11, ABC, भारत में अंग्रेजों की फैलती सत्ताएं। इस नक्शे को भारत के वर्तमान राजनीतिक नक्शे के साथ रखकर देखें। तीनों नक्शों में उन्हें इलाकों की पहचान करें जो ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत नहीं थे। काजी एक न्यायाधीश। मुफ्ती, मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग, जब इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगाया जाता था तो हाउस ऑफ कॉमन्स लॉर्ड संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था। इसे महाभियोग कहा जाता था। चित्र 12, वारेन हेस्टिंग का मुकदमा। R.G. प्लाड द्वारा चित्रित 1779। जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बैंक ने उस पर बंगाल पर शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 7 साल चला। नए शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 और
बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की। वारेन हेस्टिंग के समय आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई, मद्रास में सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इलाकों में बटे हुए थे जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी: बंगाल, मद्रास, मुंबई। हर के का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय हैं। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में अदालतें होंगी: फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। मैं सबके शत्रु और उत्पीड़न का महाभियोग चला रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग के महाभियोग की कार्यवाही के दौरान एडमबर्ग ने एक उत्तेजनापूर्वक भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार है। धर्मशास्त्र संस्कृत की एक ऐसी कृति जिसे सामाजिक तौर तरीके से आचार सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। सवार, घुड़सवार, मार्केट, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक भारी बंदूक, मैचलॉक, शुरुआती दौर की बंदूक जिसे बारूद की माचिस से चिंगारी दी जाती थी। एक बड़ी समस्या थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों पर अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने की समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों की मुस्लिम कानूनों की भी संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के तहत नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपील अदालतीय सदर निजाम अदालत की स्थापना की गई। कंपनी की फौज कंपनी के साथ भारत और शासन सुधार नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। इसे तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसानों को भर्ती उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो सूरत बदलने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसमें से यह तरीका अपनाया गया। अंग्रेज अपनी सेना को रिपाय, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना आर्मी कहते थे। 1820 दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह से यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान, मिस्र में लड़ रही थी, जहां सिपाही मास्केट, तोड़ें बंदूक और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं पर ध्यान रखना पड़ता था और अब उनकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। चित्र 13 कंपनी के लिए काम करने वाला बंगाल का एक सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया। 1780 मराठों और मैसूर के साथ हुए युद्ध के बाद कंपनी को अपनी घुड़सवार टुकड़ियों को मजबूत करने की अहमियत समझ में आने लगी। 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेज एक समरूपी सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास, अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं आती थी
क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन में, अपनी पहचान यानी वे कौन थे, इस बात के एहसास को बदलाव आ रहे थे। उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष: ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक कंपनी के बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक उपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी के शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लगा था। 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। देश के शेष पूर्ण भूभाग और आबादी पर कंपनी अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। आइए कल्पना करें, आप 18वीं शताब्दी में आखिरी 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में रह रहे हैं। ब्रिटिश विजय की कहानी, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? याद रखिए, आप वहाँ जाने वाले बहुत सारे अफसरों की बेहिसाब कमाई के बारे में जान चुके हैं। फिर से याद करें, निम्न के जोड़े बनाए, रिक्त स्थान भरें, सही गलत बताएं। आइए विचार करें। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? बंगाल नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह का फायदा पहुंचा? सब्सिडी अलायंस सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? कंपनी की सेना की रचना, आए बदलाव का वर्णन। आइए करके देखें। बंगाल के अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। उपनिवेश काल के दौरान शहर का यूरोपीय भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाइए। निम्नलिखित में से किसी के बारे में तस्वीर, कहानियाँ, कविताएं, जानकारियाँ इकट्ठा करें। झांसी की रानी, माजुद्दीन सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके में कोई पुराना शासक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।